हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर नंबर 13 जो कि एक न्यू सर्कुलर आया है ऑन सेक्शन 194Q पर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है रिगार्डिंग द सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो कि हमारे थ्रू द एक्सचेंजेस पर है, उसमें टीडीएस का क्या होगा और थ्रेशोल्ड की लिमिट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, जीएसटी का हम कैसे देखेंगे कि जीएसटी पर टीडीएस 194Q लगेगा या फिर नहीं लगेगा, परचेज रिटर्न की एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे और कुछ हमारे और भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग काफी डाउट्स आ रहे हैं, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हमारे सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा सेक्शन 194Q है वो हमारा एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 जुलाई 2021 से। अब जो बायर्स है ये किन पर एप्लीकेबल होता है, ये बायर्स पर एप्लीकेबल होता है जो कि परचेज करते हैं कोई भी गुड्स, एनी गुड्स, और जिनकी जो वैल्यू है वो कितने से 50 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में। ठीक है, मतलब इस साल में या फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में बायर कुछ भी गुड्स परचेज करता है, एनी गुड्स, और जिनकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो बायर्स के ऊपर 1 जुलाई 2021 से हमारा 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये बोलता है फिर इसमें बायर को डिडक्ट करना होगा टीडीएस एट द रेट ऑफ द 0.1% से, किस वैल्यू पर, जो कि हमारी 50 लाख से ज्यादा है उस वैल्यू पर डिडक्ट करना है। और कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट, जो भी हमारा पहले है उस टाइम पर ही हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ द 0.1% से। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि एक XYZ लिमिटेड है जो कि गुड्स परचेज करती है ABC लिमिटेड से फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। अब इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जो हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है दैट इज द 2021 में बायर की जो टर्नओवर है वो हमारी कितने से ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीड्स होनी चाहिए, मोर देन होनी चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा। 10 करोड़ से ज्यादा होगी तो ही हमारा 194Q एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हमारा 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि बायर की जो लिमिट है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। अब अप्रैल में जो उनकी ट्रांजैक्शन है, अप्रैल में इनवॉइस का अमाउंट ये हमारा जीएसटी एक्सक्लूड करके है 15 लाख का अमाउंट है। इनवॉइस डेट और क्रेडिट डेट हम मान लेते हैं जिस डेट को हमारा इनवॉइस बना था उसी ही डेट को क्रेडिट हो गया था। ठीक है, तो 11 अप्रैल हमारी क्रेडिट डेट है और पेमेंट हुई 27 अप्रैल। दोनों हमारी जो है ये 1 जुलाई से पहले है, तो इसी वजह से टीडीएस जो है 194Q इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, 20 लाख की मई के अंदर हुआ था जो कि क्रेडिट डेट 15 मई है, पेमेंट डेट 28 मई है, तो नो टीडीएस। नाउ नेक्स्ट इज दी 10 लाख है और जहां पर हमारा क्रेडिट डेट 16 जून दे रखा है, 26 जून यहाँ पर पेमेंट आ गया और इसमें भी नो टीडीएस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इज जुलाई में जो उनकी ट्रांजैक्शन हुई वो 15 लाख की हुई, यानी कि सारा अप्रैल से लेकर पूरा जुलाई तक का जो टोटल हुआ वो हमारा कितने की परचेज है, टोटल 60 लाख की परचेज है। अब 60 लाख की परचेज है जो कि हमारी 50 लाख से ज्यादा हो गई है। जो हम 50 लाख की जो हम लिमिट चेक करेंगे वो हम 1 अप्रैल से चेक करेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर अगर 30 जून तक का भी अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो 1 जुलाई से हमारा 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर 60 लाख हमारा हो गया है, यानी कि 50 लाख से कितना ज्यादा हुआ, 10 लाख। 10 लाख से ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा एट द रेट 0.1% पर, और किस डेट पर होगा, क्रेडिट हुआ हमारा 4 जुलाई को और पेमेंट हुई हमारी 6 जुलाई को। इन दोनों में से जो पहले है दैट मीन्स 4 जुलाई को हमारा टीडीएस डिडक्ट करना है बायर को एट द रेट ऑफ द 0.10% से 10 लाख के ऊपर। यानी कि अभी जो हम इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जो हमारा
टीडीएस डिडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख पर होगा, पूरे के पूरे 60 लाख पर नहीं होगा, 10 लाख पर होगा, जितना 50 लाख से ज्यादा है। लिमिट जो कैलकुलेट करनी है वो 1 अप्रैल से कैलकुलेट होगी। इनवॉइस डेट, क्रेडिट डेट को हमने सेम मान लिया है, और क्रेडिट डेट हमारी वो डेट हुई जिस डेट पर बायर जो है जर्नल एंट्री पास करेगा। अब जर्नल एंट्री जो बायर की बुक में होगी वो 4 जुलाई को 4 जुलाई को जो जर्नल एंट्री होगी, परचेज करा डेबिट कितने का 15 लाख, यहाँ पे अमाउंट हमारे पास में कितने का था 15 लाख का अमाउंट था, तो यहाँ पर ये 15 लाख का अमाउंट आ जाएगा। और कितना नेक्स्ट होगा टू एबीसी लिमिटेड 14,99,000, क्योंकि टीडीएस की लायबिलिटी 1000 आ गई। 10 लाख के ऊपर 0.10% हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 का टीडीएस आ गया और बैलेंस हमारा यहाँ पर एबीसी लिमिटेड में चला गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमें थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन करनी है वो हम कैसे करेंगे। इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन के लिए 194Q जो है वो ये बोलता है हमारा कि जो टीडीएस डिडक्ट करेगा बायर वो एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट पर और पेमेंट जो भी हमारा पहले होता है विच एवर इज द अर्लियर, उस टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, और ये जो है प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1 जुलाई 2021। अगर 1 जुलाई 2021 से पहले या तो क्रेडिट होता है या फिर पेमेंट होता है, चाहे कुछ भी होता है, उस पर हमारा 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जो हमारा 50 लाख की लिमिट है सिंपल जो हमें कैलकुलेट करनी है वो 1 अप्रैल 2021 से करनी है, एंड जो टीडीएस हमारा डिडक्ट होगा 194Q का वो 1 जुलाई 2021 से होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें जो हमारा जीएसटी की एडजस्टमेंट हमें कैसे करनी है, यानी कि जीएसटी का कंपोनेंट कंसीडर करना है या फिर नहीं करना है। सेक्शन जो हमारा सबसे पहले आता है 206C1H जो कि टीसीएस का सेक्शन है, उस केस में जीएसटी की कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब उसमें जीएसटी कंसीडर हम नहीं करते हैं। वो ये कहता है जो हमारा सेक्शन 194Q आया टीडीएस का सेक्शन, उसमें हमें ये बोला गया है कि जो हमें अगर it is clarified that when the tax is deducted at the time of the credit of the amount in the account of the seller, अगर हम सेलर के अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट कर रहे हैं उस टाइम पर अगर हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उस केस में अगर जीएसटी का कंपोनेंट इनवॉइस में अगर सेपरेटली इंडिकेट है, ठीक है, इंडिकेटेड सेपरेटली, अगर सेपरेटली इंडिकेट है तो हमें जो डिडक्ट करना है टीडीएस टैक्स जो हमें डिडक्ट करना है वो हमारा विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। मतलब अगर जीएसटी का कंपोनेंट हमारा सेपरेटली इंडिकेट है इनवॉइस में तो उस टाइम पर हमें जीएसटी को कंसीडर नहीं करना है टीडीएस डिडक्ट करते टाइम पर। लेकिन अगर जीएसटी का कंपोनेंट सेपरेटली इंडिकेट नहीं है तो हमारा पूरे अमाउंट पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट बेसिस पर हम, क्योंकि उसमें जीएसटी का कंपोनेंट सेपरेटली इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना, इस वजह से जो हमारा पूरे के पूरे अमाउंट पर जो है वो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। Now come to the next point in case of the adjustment of the purchase return। Purchase return के adjustment का क्या होगा? In respect of the purchase return के respect में सबसे पहले 194Q हमने देखा था कि 194Q जो applicable होता है वो हमें डिडक्ट करना होता है, किस टाइम पर डिडक्ट करना होता है, पेमेंट और क्रेडिट जो भी हमारा पहले होता है तब हमारा टीडीएस जो है वो हमें डिडक्ट करना होता है। अब जो परचेज रिटर्न जब होती है तो उस केस में हमारी परचेज पहले ही हो चुकी है, ऑलरेडी हमने 194Q हमारा एप्लीकेबल हो चुका है क्योंकि वो परचेज के टाइम पर होता है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी हम टीडीएस डिडक्ट कर चुके हैं। अब आता है परचेज रिटर्न। अगर परचेज रिटर्न के केस में मनी रिफंड करता है सेलर जो है वो मनी रिफंड कर रहा है, उस केस में जो हमने टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर के साथ में जो हम नेक्स्ट परचेज करेंगे उसके अगेंस्ट में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो गुड्स हमने रिटर्न करे हैं, रिटर्न बाय द बायर जो गुड्स रिटर्न करेगा किसको
उसको सेलर को, उस केस में सेलर रिप्लेस दोज गुड्स एंड देयर इज द नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर गुड्स रिटर्न करता है, ठीक है, अगर गुड्स रिटर्न करते हैं तो उस केस में हमारे पास में कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द परचेज रिटर्न इज रिप्लेस बाय द गुड्स बाय द सेलर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टीडीएस रिक्वायरमेंट। अगर बायर जो है वो हमारा नॉन रेजिडेंट है, मतलब जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कहाँ, वो कौन है, वो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट हु परचेसेस द गुड्स फ्रॉम अ सेलर इज द रेजिडेंट इन इंडिया। बायर नॉन रेजिडेंट है और जो गुड्स परचेज कर रहा है सेलर से जो कि रेजिडेंट है इंडिया में, सेलर रेजिडेंट है। इस केस के अंदर हमारा टीडीएस 194Q तभी एप्लीकेबल होगा अगर जो हमारा नॉन रेजिडेंट है, बायर है, उनका परमानेंट स्टेबलाइजमेंट इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट स्टेबलाइजमेंट इंडिया में होना चाहिए। अब परमानेंट स्टेबलाइजमेंट जो होता है उसका मतलब क्या है, ये एक फिक्स प्लेस होता है बिजनेस का थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होल्डली और द पार्टली कैरीज ऑन। एक मतलब कि जो नॉन रेजिडेंट है उनका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए इंडिया में जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, या तो होली या फिर पार्टली। ठीक है, ये होता है हमारा परमानेंट स्टेबलाइजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि टीडीएस और टीसीएस की रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर जो हमारी इनकम है वो एग्जेम्प्ट है तो, यानी कि अगर 194Q सेक्शन 194Q के केस में नोट अप्लाई, सेक्शन 194Q हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है, बीइंग अ सेलर, मतलब अगर सेलर की जो इनकम है वो हमारी एग्जेम्प्ट है या तो फिर इस एक्ट में या फिर कोई भी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट है तो उस केस में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे ही सेम सेक्शन 206C1H ये बोलता है कि वो भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा अगर जो हमने गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स टू अ पर्सन, उस पर्सन को कर रहे हैं, मतलब कि जो बायर है अगर उनकी इनकम जो है वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है अंडर दिस एक्ट या फिर अंडर एनी अदर एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट पास किया अगर उसमें एग्जेम्प्ट है तो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अप्लाई होल इनकम ऑफ द सेलर इज एग्जेम्प्ट। अगर सेलर की सारी इनकम, होल इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे ही 206C1H भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बायर की जो है वो पूरी इनकम, होल इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो। लेकिन अगर ओनली पार्ट ऑफ इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है तो उस केस में दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये दोनों सेक्शन हमारे तभी एप्लीकेबल नहीं होंगे जब 194Q में सेलर की अगर होल इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो, और 206C1H में अगर बायर की होल इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ऑन द एडवांस पेमेंट। क्या एडवांस पेमेंट पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना है? यस, क्योंकि जो हमारा 194Q जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होता है कि पेमेंट और द क्रेडिट विच एवर इज द अर्लियर, जो भी पहले हुआ उस पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ बोला गया है कि एडवांस पेमेंट हुई है तो फिर एडवांस पेमेंट के केस में जो टीडीएस है ये हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि 194Q जो है वो हमारा, क्या बायर जो है वो इनकॉर्पोरेशन के केस में अगर मान लो बायर का न्यू बिजनेस है, क्या उस केस में हमारा 194Q एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? 194Q की एप्लीकेशन के लिए ये बोला गया है कि जिस साल में गुड्स हमने परचेज करे हैं उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बायर की टोटल सेल या फिर ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर एक्सीड्स होनी चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन में हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हो पाएगी, नॉट सेटिस्फाइड इन द ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। इस वजह से सेक्शन 194Q ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बोला कि सेक्शन 194Q नॉट एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट की जो हमारी 10 करोड़ की लिमिट है
है इसको हम कैसे चेक करेंगे। 10 करोड़ की लिमिट के लिए ये हमसे बोला गया है कि बायर की जो टोटल सेल है, ग्रॉस रिसिप्ट है या फिर टर्नओवर है जो वो बिजनेस कैरिड कर रहा है उसकी 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। किस फाइनेंशियल ईयर में? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ द गुड्स इज कैरिड आउट। जिस साल में उसने परचेज ऑफ गुड्स किए हैं उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो सेल और ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम मस्ट एक्सीड 10 करोड़। मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए। हिज टर्नओवर रिसीव्ड फ्रॉम द नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट बी काउंटेड फॉर दिस पर्पस। अगर नॉन बिजनेस एक्टिविटी की जो टर्नओवर है, रिसिप्ट है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि टर्नओवर ऑफ द नॉन बिजनेस एक्टिविटी की जो टर्नओवर है शुड नॉट बी कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग दी 10 करोड़ लिमिट। जब हम 10 करोड़ की लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो अगर नॉन बिजनेस एक्टिविटी की टर्नओवर है तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो हमने अभी किया है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू द वेरियस एक्सचेंजेस। जो भी हमारे वेरियस एक्सचेंजेस की ट्रांजैक्शन है क्या उसमें 194Q एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। 194Q जो है वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। 194Q शैल नॉट एप्लीकेबल। किस केस में? नंबर 1, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज रिलेटेड थ्रू द traded through the recognized stock exchange cleared and settled by the recognized clearing corporation including recognized stock exchange or recognized clearing corporation located in the international financial service center। नेक्स्ट इज द ट्रांजेक्शन जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उस पर भी हमारा 194Q एप्लीकेबल नहीं होता है। इतना ही था जो हमारा सर्कुलर नंबर 13 में आया था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।